हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और कुछ और लैंडफॉर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि पानी की वजह से बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। जॉर्जेस कैनियंस आपने देख लिए, वाटरफॉल के बारे में मैंने आपको बताया, और रैपिड्स या जिसको रिवर जंप कहा जाता है वो भी मैंने आपको बताया, अलॉन्ग विद प्लंज पूल जो कि वाटरफॉल के नीचे ही बनता है। अब बात करते हैं वी शेप वैली। वी शेप वैली जो है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वर्टिकल इरोजन ऑफ द रिवर, जहाँ पर जो वैली है वो डीप हो जाती है, पानी ऊंचाई से गिरता है, और वाइड भी हो जाती है क्योंकि पानी अपना फिर ऐसे रास्ता भी बनाने की कोशिश करता है गिरने के बाद एक हाइट से। ये तो हो गई हाइट, और यहाँ पर फिर वो इधर उधर से पानी को एक चीर कर चला जाता है। सॉरी, पानी जो है वो उस रास्ते को चीर कर चला जाता है, तो वो बना देता है वी शेप वैली। अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये है पानी का सोर्स, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ग्लेशियर, बारिश वगैरह या जो भी है। जब पानी दो हिस्सों को मतलब एक रीजन को काट के जब वो निकलेगा तो दो हिस्से बनाएगा, 1 2, जो कि पहले हो सकता है कंबाइंड ही हो। याद है मैंने कैनन में यहाँ पर जैसा कि आपको बताया 1 2, ये देखो इधर कंबाइंड ही हो। इसको आप क्या कहोगे आज के बाद? ये 1 और 2, इसके लिए नाम होता है इंटरलॉकिंग स्पर्स। ठीक है। क्या इंटरलॉकिंग स्पर मुझे जॉर्ज में भी देखने को मिलेंगे और कैनन में भी देखने को मिलेंगे? बताओ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पानी उस रास्ते को काट के निकल रहा है ना आगे। आगे चलकर जब एक जगह आती है, प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर जब वो बन जाता है और पानी एक वर्टिकल डायरेक्शन लेकर फिर एक जगह से गिरता है, वो बनता है वाटरफॉल। इसके नीचे क्या बनेगा? वाटरफॉल के नीचे ये प्लंज पूल। ठीक है। आगे चलकर रास्ते को जब वो कुल मिलाकर इस तरह की शेप दे देता है, और पानी जब मतलब वाटरफॉल से उतरा नीचे आया, फिर वो और हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करता है, जो वो इस तरीके की जब वो शेप ले लेता है, ऐसे मतलब शेप काट देता है, तब हम उसको कहते हैं वो वी शेप वैली बन गई। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। पानी आ रहा है, रास्तों को काट के गया। अगर ये स्टीप स्लोप्स होते तो हम मैं इसको क्या कहता? स्टीप स्लोप होते तो क्या कहता मैं इसको? कैनन, है ना। डीप जॉर्ज होता तब भी कैनन कहता। मुझे स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है कि साइड में से जो रिवर जो काट के गई है, इसने आसपास के लैंडफॉर्म्स को कैसी शेप दी है? स्लांटिंग शेप। एंड इट अपीयर्स टू बी अ वी शेप वैली। समझ गए? क्या मैं इसको भी, वी शेप वैली को भी, एक प्रकार का जॉर्ज कह सकता हूं? बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि रूल क्या कह रहा है? जॉर्ज इन सबको बनने के लिए रूल क्या कहता है? पानी का एक लैंडफॉर्म को काट के निकलना जरूरी है ना। और फिर हमें बेस में क्या देखना होता है कि साइड में जो रॉक्स हैं वो स्लांटिंग है या फिर स्टीप है, राइट। ओके। फिर बात करते हैं पॉट होल्स की। वैसे तो पॉट होल्स का मतलब वैसे गटर होता है आम भाषा में, जो अर्बनाइजेशन की टर्म में जो यूज़ करा जाता है। लेकिन
पॉट होल्स इन ज्योग्राफी अगर आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार के ये लैंडफॉर्म सीखने को मिलेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया ना, शहरों में एक गटर या नाले को बेसिकली किसी को कहते हैं, लेकिन पॉट होल्स इन नदी जहाँ जहाँ से बह रही है, जहाँ पर आसपास कुछ चट्टानें और वो ऐसे गड्ढे कर दे, तब उसको हम कहते हैं पॉट होल्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कुछ अच्छा दिखाता हूँ, रुको, इसको देख लो, इसको देख लो। अब यहाँ पर हो सकता है ना पॉसिबिलिटी के कुछ कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स अपना आशियाना बसा लें यहाँ पर, श्रेया, लाइक क्रैब्स, स्टारफिश, है ना। और ऐसी जगह पर कहीं कहीं समुद्र के किनारे लोग या किसी वाटर सोर्स के किनारे लोग कैच करते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पर टैडपोल्स वगैरह, मेढक वगैरह भी हो सकते हैं। मेढक अपने अंडे भी दे सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो एम्फीबियन होता है, याद है ना। एम्फीबियन का रूल बताना श्रेय जरा इन सबको। सबसे पहले वो कैसी एडेप्टेशन डेवलप करता है, पानी में रहने की या फिर ज़मीन में रहने की? एक्वेटिक। उसके बाद धीरे धीरे करते करते क्या डेवलप करता है? लंग्स, ताकि वो सर्वाइव कर सके कहाँ पर? लैंड पे। और उससे पहले क्या सांस लेने के लिए पानी में क्या? गिल्स, है ना। वेरी गुड। कहाँ पढ़ा था हमने? वेरी गुड। हाँ, तो पॉट होल्स के पहले मैं बता दूं इसके बारे में। रिवर एक्शन की वजह से सिलेंड्रिकल होल्स आर ड्रिल्ड वर्टिकली इन द रिवर बेड। अब रिवर बेड पे क्या बिछा हुआ है? रिवर बेड पे क्या बिछा हुआ है? रॉक्स, स्टोन्स या बड़े बड़े साइज के बोल्डर्स, राइट, जिनकी अलग अलग डेप्थ होती है एंड दे आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। दीज आर नोन एज पॉट होल्स। इनको क्या बोला जा रहा है? सिलेंड्रिकल होल्स। लाइक दिस। अब ये रिवर एक्शन की वजह से डेवलप हो जाते हैं, किसी किसी रीजन्स में हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी ये तो बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, प्रॉपर तरीके से आप कह भी सकते हो कि सिलेंड्रिकल नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, आप इसके ऊपर तो बैठ भी सकते हो गया ना। ये चट्टानी थी लेकिन इसने ऐसे गड्ढे बना दिए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, मतलब या तो ये पूरा तोड़ देती है, पत्थरों को जो भी कर देती। देखो, उसके दो तरह के रीज़न हो सकते हैं। पानी जब यहाँ पर पत्थरों को इरोड कर रहा है, तो वो रॉक्स जो कि दूसरे रॉक्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट थी, या फिर हार्ड रॉक्स में से भी हार्डेस्ट नहीं थी, वो टूट गई, तो अपने आप ही वो रॉक धंसती चली गई और ये पॉट होल्स क्रिएट हो गए। दूसरा इसके पीछे रीज़न होता है जिन्होंने बता नहीं रखा है, वेव एक्शन। वो कैसे? यहां पर इसी को इमेजिन कर लो, ये पूरे का पूरा ऐसा पथरीली इलाका था, ओके, ये पूरा ऐसा पथरीली इलाका था। पानी तेज तरीके से आता था और छपाक करके एकदम से गिरता था यहां पर, फिर थोड़ा सा कभी कभार आगे चलकर गिरता था। जिन हिस्सों पर वो बार बार पानी जो है वो स्ट्राइक करता रहता था, वो क्या बना देता था? पहले उन रॉक्स को बनाता था, क्या बनाता था? रॉक्स को, उनकी स्ट्रेंथ कम कर देता था, है ना।
हार्ड रॉक्स को भी तोड़ तोड़ के उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी। उसके बाद जाते जाते गहराइयों में घुसते घुसते फाइनली वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है। अब समझ में आई जर्नी फ्रॉम दिस टू दिस कि पॉट होल्स बनते कैसे हैं। अब समझ में आया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से इनका कहने का मतलब क्या है, बताओ। ठीक है, तो कोई एक रीजन नहीं होता इसके पीछे। अब इसके पीछे वो रीजन भी वर्क कर सकता है, जैसे याद है मैं प्यूमिस स्टोन के बारे में आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि वहां पर हो सकता है कोई रॉक्स इन द ग्रेन्स हो और वो धंस जाए अंदर जाकर। ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ भी तो हो सकता है ना। पानी पड़ा, हल्का सा भर जा रहा है पानी, वो परमिएबल है। क्लियर हुआ? आगे मिएंडर। जो ये मिएंडर्स है और इसकी वजह से जो ये रिजल्टेंट आउटकम होता है ऑक्सबोले का, आप इसको सिर्फ एक चीज़ से समझ सकते हो। ठुमकेश्वरी, एज द रिवर लोडेड विद डेब्रिस इट फ्लो स्लोली। ये एक लूप्स और बेंड्स बनाते हुए चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इन लूप्स और बेंड्स को। हमने क्या पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ब्रेडेड चैनल्स याद है वो। और ब्रेडेड मैंने बताया था जैसे आप लोगों की लड़कियों की मम्मी जैसे जूड़े बांधती हैं वो ये करके, जूड़े नहीं मतलब पीछे बाल बांधती हैं रिबन्स लगा के, जो भी होता है। ठीक है, ऐसे रिवर्स लूप्स एंड बेंड्स लेते हुए, ठुमका लगाते हुए, घूमते फिरते, कमर को लचकाते हुए आगे मूव करती है। जब ये मूव कर रही होती है तो अपने आसपास डेब्रेस, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, बजरी, पेबल्स, ये सब कुछ कैरी कर रही होती है। ठीक है, इसको आप कहते हो मिएंडर्स। अब ठुमके लगाते लगाते कभी कभार जब कमर में लचक आ जाती है तो कमर का एक हिस्सा अलग होकर गिरता है और ये वो जगह पानी तो भर जाता है, लेकिन जो मेन फ्लो होता है उसके ठुमके लगाने का, उससे वो जगह कट हो जाती है। उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। और आपको पता है लेक के अंदर स्टिल वाटर होता है। अभी तक मेंढर क्या था? मेंढर एक रिवर ही तो थी ना जो कि ठुमके लगाती हुई चल रही थी। ठुमके लगाते लगाते इतनी जोर की कमर को लचकाती है कि कमर का एक हिस्सा अलग होकर गिरता है और वो बनता है ऑक्सबो लेक। तो मिएंडर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम it become almost a complete circle with narrow necks. This in turn gets abandoned, अलग हो जाती है उससे meander से, and it forms a lake. This is known as Oxbow Lake. ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी ना, काफी बार पढ़ चुके हैं इसको, तो हम अरबों बार रिपीट कर चुके हैं अपने ज्योग्राफी के कोर्स में। दिस इज meander, अजगर की तरह, बिल्कुल सांप की तरह ये रिवर ऐसे ऐसे घूमते फिरते आ रही है। अच्छा, ये रिवर ऐसे ही क्यों घूम रही है? सारी रिवर ऐसे क्यों नहीं घूमती हैं? मिएंडरिंग रिवर तो कोई भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन ऐसे ही क्यों घूम रही है? क्योंकि रास्ता कटने का इसको ऐसे ही ऐसा मिल रहा है, तो शेप ऐसी लग रही है ना? समझ रहे हो? इसमें रिवर का कुछ लेना देना है लेना देना है क्या? कोई रिवर ही खुद डिसाइड करती है कि मैं ठुमके लगाती हुई आगे जाऊंगी? ऐसी कोई नोटोरियस या डांसिंग रिवर्स होती है वर्ल्ड में? नहीं ना? बाई गॉड, बैठ के सोच रहे बच्चे।
तो ये तो होता है ठुमके लगाते हुए जब रिवर आगे मूव कर रही है, जैसे यहाँ पर देखो ठुमका 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 लगाते हुए इधर क्या आया, इसके कमर में लचक मोचाई, और ये क्या बन गया, ये क्या है, शाबाश। आशिमा, आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे प्लीज? हम लोग के कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे थोड़े से। मैं इंट्रोडक्शन दे दूं एक प्लीज, छोटा सा। अरे ऐसे तो कंसेप्ट, रिवीजन किसको कहते हैं? ये है ये है मियंडर, ये जो इसकी कमर के अंदर लचक आई, इतना सा हिस्सा क्या बन गया, ये लेक। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना इसमें, इसकी कमर ऐसी लचक गई बिल्कुल, ठुमके लगाते लगाते छोड़ गई इसको, ठीक है। जैसे ही है, दिस चैनल इज ब्रेडेड चैनल मियंडर है ना, और दिस इज क्रिसेंट शेप, ये पानी जहां भरा हुआ है। श्रेया यहां पर देख रहे हो फंगस सी जम गई है ना, एल्गे काई जम गई है। क्या ये वेटलैंड बन सकता है? ध्यान से, आपने खुद बोला भी यूट्रोफिकेशन हो गया है, वेटलैंड बन सकता है अब? बोलो, जरूरी नहीं है, बनने को बन सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज आ रही है यहाँ पर। माइग्रेटरी बर्ड्स आ सकती हैं यहाँ पर? अरे हैबिटेबल कंडीशन होंगी तो आ सकती है, किसने रोका है? तुम बताओगे कि चिड़ियों को कहाँ जाना है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इज लेक चिकोट इन अरकानसास ऑफ यूएसए। तो दिखाता हूँ मैं आपको लेक चिकोट, आपने कभी देखा नहीं होगा शायद से। हमारी क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में इसका कोई जिक्र होता नहीं है कभी। याद रखना, ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। एरियल व्यू पहले इसका देख लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये इसका मैप है एंड ये है वो लेक। अरकानसास में ये, और लेक कन्वर इन बिहार इंडिया इज द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, ये एक वेटलैंड हो सकता है बिल्कुल। क्यों, कैसे बोला आपने ये चीज़? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, अगर बर्ड सेंचुरी तो ऑब्वियस ही बात है ना। और ये क्या है, हाँ एक बात तो बताना भूल गया, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। कुछ और चीज़ें जानते हैं। रिवर अपने साथ बड़ी सारी चीज़ें कैरी करके लेकर आती है ना, सेडिमेंट्स। अब उन सेडिमेंट्स की डेफिनेशन में सब कुछ समा जाता है, पेबल्स, ग्रेवल्स, स्टोन्स, बजरी, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, गीटियाँ, सब कुछ है ना, रेत, मिनरल्स। अब रिवर इनको कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो करेगी ना। रिवर की एंड जर्नी कहां पर होती है, पहले ये बताओ।
किससे मिलती है रिवर? ओशन से तो बाद में मिलती है, पहले किससे मिलेगी? सी से। सी और ओशन में डिफरेंस क्या होता है बताओ जरा इसमें सबको। किससे क्या विजिबल होता है? क्या क्या लड़की दिखेंगी वहां से? नहीं, क्या बोल रहे हो यार? अरे श्रेया, क्या होता है सी? लैंड दिखता है। जब तक लैंड दिखता रहे तब तक आप समझ जाओ आप कहां पर हो, सी में। और जब वो लैंड गायब हो जाए तो वाटर वाटर एवरीवेयर, ओशन। लेकिन ये कोई लीगल डेफिनेशन है क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है क्या, या फिर अंडरस्टैंडिंगली मानी जाती है? अंडरस्टैंडिंग के लिए। आशिमा जब बीच पानी में खो जाएगी ना तब तेरे को कुछ याद नहीं आएगा कि सी क्या ओशन क्या। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर, एक है एलुवियल फैन। अ फैन शेप डिपोजिशन मेड बाय द रिवर एट द फुटहिल्स इज कॉल्ड एज एलुवियल प्लेन या एलुवियल फैन। क्या ये फर्टाइल इलाका होता है, खेती बाड़ी करी जा सकती है यहां पर, है ना? इसके सेडिमेंट्स को यूज करा जा सकता है। फ्लड प्लेन, जो फाइन सेडिमेंट्स होते हैं विच आर डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स व्हेन रिवर फ्लड्स। अब रिवर फ्लड्स का मतलब क्या है? जब पानी ज्यादा भर गया उधर, है ना? दीज सेडिमेंट्स मेक द रीजन रिच एंड फर्टाइल। और फाइन सेडिमेंट्स आए कैसे? पानी जितना ज्यादा भरा रहेगा तो ये जो बड़े बड़े पत्थर, गीटियां, कंकड़ हैं, ये और ज्यादा टूटेंगे ना, छोटे छोटे रेत में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे बताओ कुणाल? अपने चंबल में सदाबहार पानी जो है वो भरा रहता है और बारिश के दिनों में कितना ऊंचा आ जाता है। कभी भी चंबल की रेत पर पैर रखते हुए एक भी पत्थर कंकड़ टकराता है पैर से? कभी चोट लगी ऐसी जब रेत पे भाग भी रहे होते हो तो? कुछ भी है छोटा सा जो पैर में चुभ जाता, पत्थर या कंकड़ की फॉर्म में? कुछ भी नहीं ना, सीधा मगरमच्छ खाएगा वहां पर, और कुछ भी नहीं है ना। तो दीज सेडिमेंट्स मेक द रीजन रिच एंड फर्टाइल। अब समझ गए? वो पानी उधर सदाबहार भरा रहता है कुणाल। तो जो पत्थर, कंकड़, गीटियां, अब ये तो पैरों में लगते हैं ना कि नहीं लगते हैं बताओ? घुस भी सकते हैं पैरों में, चोट भी लगा सकते हैं, खून भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो चंबल में फील क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पानी फ्लडेड रहता है वो। तो वो उनको तोड़ तोड़ के क्या बना देता है? अल्टीमेटली रेत बना देता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ फ्लड प्लेन। एज द हाइट ऑफ द रिवर बैंक गेट्स इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज हो रही है? पीछे से पानी का फ्लो और ज्यादा आ रहा है और ये और ज्यादा फ्लडिंग हो रही है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ फ्लडेड रिवर। तो क्या फॉर्म होते हैं? लेवीज। साइड में जो कुछ रेत के टीले जो खड़े हो जाते हैं, जैसे ये देखो प्रॉपर, वो तो सब क्योंकि आर्टिफिशियल है, नेचुरल दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये जो साइड में जाकर खड़े हो गए ऐसे, यहाँ तक पानी भरता हुआ आ रहा है, पीछे से डिपोजिशन लेकर आ रहा है। भाई ये कहाँ जाएगा? रेत, ये पत्थर कंकड़ जो भी लेकर आ रहा है, डिपॉजिट होते 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 इसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे ये देखो, और सबसे छोटा बिल्कुल जेन्युइन देख लो। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ वैसे, ये सारी इमेजेस मैं आपको दिखा चुका हूँ, याद होगा आपको। ये आ रहा है सेडिमेंट लेकर, डिपोजिशन वगैरह सब कुछ करके, और ये सॉरी सेडिमेंट्स वगैरह, एलुवियल डिपॉजिट सेडिमेंट्स, ये उनको डिपॉजिट कर रहा है और साइड में ये चीज़ें कलेक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, लेवीज का मतलब समझ गए? 6 क्लास से लेकर अभी तक मैंने डिस्कस करवाया हुआ है इसको। फिर बात करते हैं एस्चुरी की। एस्चुरी इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर मीट्स द सी। तो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट सेडिमेंट्स बाय द रिवर is not possible here in the estuaries like delta, as if the waves keep on eroding the deposits. एग्जाम्पल ये वाली चीज़ होती है, बहुत सारी जगह पर होती है, आपको वो दो एग्जाम्पल दे रहा बस, रिवर नर्मदा एंड ताप्ती।
एस्चुरी श्रेया एक वेटलैंड होता है क्या? बिल्कुल, दीज आर एस्चुरीज। और अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ इसका, ये मान। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, इसको डेल्टा से कैसे अलग बनाता है, तो देखो भाई PMFIS के अंदर बहुत डिटेल में मैंने एक एक दिन लगाकर आपको 5-5 6-6 लेक्चर लगा के समझाए। सारे डिफरेंसेस मैंने, जितनी वाटर बॉडीज दुनिया की जितनी हो सकती हैं 95% वहाँ पर उस चैप्टर के अंदर मैंने वेटलैंड का नाम ही चैप्टर का वेटलैंड था, मैंने कवर करवाया हुआ है। उसके अलावा जो बच जाती है, मैंने आपको पहले ही बोला था ज्योग्राफी में इक्की दुक्की होती हैं 5%, वो भी मुश्किल से पूछी जाती हैं, लेकिन वो चैप्टर इज मोर देन इनफ। तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन देखते ही याद आ जानी चाहिए कि डेल्टा, एस्चुरीज, सी, ओशन, रिवर, लेक्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सेडिमेंटेशन डिपॉजिट है ना, यहाँ पर नहीं है इतना। और यहाँ पर क्या बनता है, एलुअल फैन। यहाँ पर एस्चुरी में एलुअल फैन नहीं बनता, दिख रहा है ये। अब यहाँ पर क्यों नहीं मिलता बनता है, उसका रीज़न यही मैं आपको बता रहा था। जो रिवर एक्शन होता है, जो वेव्स होती हैं, इट कीप्स ऑन इरोडिंग द डिपॉजिट्स। यानी कि डेल्टा कौन कौन से रीजन्स में जाकर बनता है, जहां पर वेव एक्शन इतना स्ट्रांग ना हो, राइट, इरोड ना कर सके इसको। और एस्चुरी कहां पर होता है, जहां डेल्टा नहीं बन पाता। और क्यों नहीं बन पाता, यहां पर वेव एक्शन इस समुद्र का, इस पानी का बहुत स्ट्रांग रहा होगा, है ना। अब दुनिया में सारी जगह पर वेव एक्शन होते नहीं है स्ट्रांग, और सारे एरिया शांत नहीं होते हैं, समझ गए, इसलिए डेल्टा एस्चुरी बनते हैं। तो डिफरेंस किस बात का हुआ, सिर्फ एलुअल फैन का। ओके, एलुवियल फैन और एलुवियल डिपॉजिट्स आर जनरली मिसिंग। फिर बात करते हैं डेल्टा की। ये एक ट्रायंगुलर शेप लो लाइंग एरिया होता है, यानी कि इसकी कोई हाइट नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है, नाम मात्र के बराबर होती है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर एट इट्स माउथ इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा में फाइन डिपॉजिट्स होता है ऑफ सेडिमेंट्स एंड रिच विद मिनरल्स, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ मिसिंग था लेकिन ये चीज़ यहाँ मिलती है। एग्जाम्पल कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु। अब वो आपको एक चीज़ बता रहा है कि जो ग्रीक लेटर होता है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, डेल्टा, इट क्लोजली रिजेंबल्स अ ट्रायंगुलर डेल्टा ऑफ द रिवर नाइल। सुंदरबन डेल्टा जो है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र, इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दे आर द टॉप रिचेस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन भी यहीं पाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया की सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, बताओ कहाँ पर दे रखे हैं सारे के सारे फैक्ट्स 12th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर। ठकुराइन तुमने सुना होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, जब तुम्हारे बोर्ड में थी, है ना। तो वर्ल्ड्स बेस्ट नोन गीजर, आज में बाथरूम बारा गीजर नहीं है तेरा, ज्योग्राफी में गीजर एक चीज़ होती है, बताऊंगा मैं, इज द ओल्ड फेथफुल गीजर इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क इन व्योमिंग, USA।
दिस इज नोन एज गीजर। अंदर से कैसी भाप, कैसी स्टीम या कैसा पानी निकल रहा है? गर्म। अब समझ गए जो मैं आपको वो मड वाली जो चीज बता रहा था? ये बन जाता है किसी किसी हिस्से के अंदर हॉट बबलिंग मड, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है शरीर के लिए। मिनरल्स आते हैं ना, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर सरफेस तो गर्म है, तो जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया है जो भी हैं वो सारे मर गए होते हैं उस गर्म पानी के अंदर। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं गीज़र की, तो वो क्या कह रहा है? वर्ल्ड्स बेस्ट नोन गीज़र इज़ द ओल्ड फेथफुल गीज़र। ये रहा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।